हम सुनाते हैं, आप सुनिए। नई नई कहानियां बोलतीकहानी.com पर और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का। एक लड़की थी, मैं दीवानी सी। एक लड़के पे मैं मरती थी। कुछ कहना था शायद मुझको, पर वो मैं कहने से डरती थी। सोचा करती थी हमेशा कि प्यार कैसा होता है, वो एहसास कैसा होता है। स्कूल पास आउट करने के बाद जब कॉलेज की दहलीज पर कदम रखा तो नए नए अरमान दिल में फूल खिलाने लगे थे। बॉलीवुड फिल्म्स में दिखाई हुई कॉलेज लाइफ देख के मेरे दिल में भी हज़ारों अरमान मचलने लगे थे। कॉलेज का पहला दिन और कई नए दोस्त बना लिए मैंने। कितनी आज़ादी थी अब, कोई स्कूल ड्रेस नहीं, कोई बंदिशें नहीं। कॉलेज के पहले दिन ही मेरी नज़र एक हैंडसम हंक पर जा टिकी। उसका नाम था विनय। पहली नज़र में ही दिल में कुछ कुछ होने सा लगा था उसको देखकर। वो अपनी रेड कलर की स्पोर्ट्स बाइक पर जब स्पीड में मेरे सामने से गुजरा तो ऐसा लगा कि उसकी वो अदाएं मेरे दिल को चीर गई थी। लेकिन विनय के आगे पीछे इतनी लड़कियों को घूमता देखकर मुझे काफ़ी जलन भी हुई। समझ में आने लगा था कि विनय फ्लर्ट है और काफ़ी लड़कियों के साथ घूमता फिरता है। लेकिन उसने मेरी नज़रों को अपनी तरफ ताकते देख लिया था और उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी मुझे। तो मैं घबरा गई और वहाँ से तुरंत हटकर क्लासरूम में चली गई। कॉलेज में तो बंदिशें नहीं थी, पर घर पर कुछ ज़्यादा ही प्यार था सबको मुझसे। मैं घर की अकेली लड़की, माँ बाप की दुलारी और अपने बड़े भैया की प्यारी राशि। जी हाँ, यही नाम था मेरा। जब मैं पैदा होने वाली थी तो मेरे बड़े भाई की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि उसकी छोटी बहन हो और लड़की हो। ये नाम राशि, जिसका मतलब भी लड़की होता है। मुझे ये नाम मेरे बड़े भाई ने बचपन में दिया था। कॉलेज ड्रॉप करने मुझे रोज़ सुबह भैया आते थे। ये सब घर वालों का प्यार था, पर अब ये प्यार भी इस कॉलेज लाइफ में मिली हुई आज़ादी के सामने बंदिशों जैसा लगने लगा था। मैं छुप छुप कर विनय को देखा करती थी और कभी कभी अक्सर हमारी निगाहें मिल जाया करती थी और बस दोनों के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती। लेकिन उसके आसपास हमेशा इतनी लड़कियां मंडराती रहती थी कि मुझे कभी उससे अकेले में कुछ बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। फिर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने उससे हेलो कहा और फिर हमारी धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। हम सिर्फ बातें ही कर रहे थे, पर तभी वहाँ मुझे मेरे बड़े भैया ने उसके साथ देख लिया। उन्होंने बिना मुझसे कुछ पूछे और बात किए विनय को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, पर भैया ने पूरे कॉलेज के सामने विनय की पिटाई कर दी और विनय को काफ़ी जलील किया। भैया शहर के जाने माने बॉक्सर थे और कॉलेज में खड़े हुए किसी भी लड़के की हिम्मत उनको रोकने की ना हुई। उसके बाद भैया मुझे घर ले आए और पहली बार मैंने भैया को अपनी प्यारी बहन, जिस पर वो जान छिड़कते थे, उस पर गुस्सा करते देखा। भैया गुस्से में चिल्ला रहे थे कि मुझे विनय से कभी भी बात नहीं करनी है और हमेशा दूर रहना है। वो बहुत ही अमीर घर का है और उसने पहले भी कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन उनका गुस्सा उस वक्त मुझे प्यार नहीं, एक जंजीर और बंदिश जैसा लगा। उस दिन मैंने भी उनकी बात का जवाब दिया और चीख पड़ी कि मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती हूँ। और आज मैंने सिर्फ पहली बार उससे बात की थी और मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई चाहिए, कौन आएगा और कौन नहीं, उसका पूरा हक है। लेकिन माँ और पिताजी ने भी उस वक्त भैया का ही साथ दिया और पहली बार मुझे जैसा अपना सारा घर अपने दुश्मन जैसा लगने लगा था। अगले दिन कॉलेज गई तो पता चला कि विनय हॉस्पिटल में है। मैं उस दिन कॉलेज नहीं गई, सीधे हॉस्पिटल चली गई। वहाँ विनय को सर पे पट्टियाँ बंधी देखकर मैं रो पड़ी। विनय काफ़ी गुस्से में था, लेकिन मैंने उसको समझाया कि भैया ने जो भी किया वो गलत किया और ना जाने कब और कैसे उस वक्त मैं अपने प्यार का इजहार उससे कर बैठी।
उसने भी मुझे सीने से लगा लिया और मेरे माथे पर चूम लिया। मैं अगले 2 दिन तक कॉलेज ना जाकर सारा टाइम विनय के साथ हॉस्पिटल में ही गुजारती थी। विनय हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया 2 दिन के बाद। उसके बाद हम रोज़ मिलने लगे। मैं पहले प्यार को महसूस कर रही थी। दिल में एक अजीब सी खुशी थी। हर तरफ मुझे सिर्फ विनय ही नज़र आता। फिर एक दिन हम सब मिले तो उस दिन काफ़ी बारिश और तूफ़ान की वजह से हमारे कपड़े भीग चुके थे। विनय उस दिन मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर एक होटल रिजॉर्ट में ले गया। वहाँ हमने एक कॉटेज ली कि कुछ देर बाद जब तक तूफ़ान थम ना जाए तब तक उसने कहा हम यहीं रहेंगे। कमरे में घुसते ही विनय ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरा गीला दुपट्टा उसने मेरे शरीर से अलग कर दिया। मेरा भीगा शरीर और होठों से टपकती बारिश की बूंदों ने विनय की आंखों में एक शरारत का एहसास जगा दिया था। हम बेतहाशा एक दूसरे को चूमने लगे, उसके हाथ मेरे बदन पर, और जब उसके होठ मेरे होठों पर आ गए तो मैंने खुद को उसकी बाहों में सौंप दिया। उसने मेरी सलवार खोल दी और उसकी उंगलियों का स्पर्श मुझे उस बारिश की ठंड में भी एक गर्मी का एहसास कराने लगा। मैंने भी उसकी शर्ट उतार फेंकी और उसकी पैंट का बटन खोलते हुए अपने घुटनों पर आ गई और उसकी टांगों को और उसकी जांघों को चूमने लगी। उसने जॉकी की अंडरवियर पहनी थी जिसमें उसका गठीला बदन और भी सेक्सी लग रहा था। उसकी जॉकी के अंडरवियर पे आया उभार देखकर मैं उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा दी और फिर मैंने उसके उभार को अपने हाथों से महसूस किया और दबाया। विनय उत्तेजना में पागल सा होने लगा था और फिर उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में प्यार से भरकर मुझे अपना जॉकी अंडरवियर उतारने का इशारा किया। मैं पहली बार उस पहले प्यार की गहराइयों में उतरने लगी थी और मैंने उसका अंडरवियर उतार लिया और उसे चूमने और चूसने लगी। मैं उसको जितना सुख देना चाहती थी शायद वो भी मुझे उतना ही सुख देना चाहता था। और फिर उन बारिश की बूंदों को हमारे प्यार की तपिश ने सुखा दिया था और हमारे जिस्म और जान मिल चुके थे। मैं खुद को विनय को पूरी तरह समर्पित कर चुकी थी। उस बारिश और तूफ़ान के थमने के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में एक नया तूफ़ान जन्म ले लेगा। मैं उस दिन घर वापस आने के बाद अपनी ज़िंदगी के बाकी सपने विनय के साथ बुनने लगी थी। पर अगले दिन मैं जब कॉलेज गई तो विनय ने मुझे देखा तक नहीं। वो मुझसे दूर दूर रहने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सबके सामने उससे पूछ लिया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसका जवाब सुनकर तो सच में मुझ पर बिजली गिर पड़ी। उसने बोला कि उसकी ज़िंदगी में लड़कियां आती हैं और जाती हैं, प्यार की कोई जगह नहीं उसकी ज़िंदगी में। और ये सब उसने मेरे भाई ने जो उसकी पिटाई की थी उसका बदला लेने के लिए किया था। मैं बहुत रोई। पूरा कॉलेज जान चुका था कि मैं विनय के साथ रात गुजार चुकी थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में आए इस तूफ़ान को सिर्फ यही नहीं ख़त्म होना था। कुछ दिनों बाद मुझे उल्टियाँ हुई तो जब माँ और पिताजी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। घर में माँ, पिताजी और भाई सदमे में आ चुके थे। वो यही सोचते थे कि उनकी छोटी सी राशि न जाने कब इतनी बड़ी हो गई और ये सब कैसे हो गया। माँ और पिताजी ने विनय को घर बुलाया और विनय के घर पर भी बात की मेरी शादी के लिए। पर विनय रिच फैमिली को बिलोंग करता था तो उसकी माँ और बाप ने कुछ नोटों का बंडल मेरे भाई और पिताजी के मुंह पर मारकर उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया। हमारे छोटे से परिवार को उनकी अपनी ही राशि की नज़र लग चुकी थी। माँ और पिताजी मेरे एबॉर्शन करवाकर मेरी कहीं शादी करवा देना चाहते थे, लेकिन फैसला मैंने लिया था विनय से प्यार करने का। अपने परिवार के खिलाफ मैं गई तो यही सोचने लगी कि जब फैसला मेरा था तो इसमें विनय का या मेरे परिवार का या मेरी कोख में आई इस नन्ही सी जान का क्या कसूर। मैंने पढ़ाई छोड़ दी और एक दिन एक खत माँ और पिताजी के नाम लिखकर कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और मैं इस बच्चे को जन्म दूँगी क्योंकि ये मेरे लिए मायने रखता है। मुझे नहीं पता था कि विनय का प्यार सच्चा है या झूठा, पर मेरा प्यार सच्चा था। हम जब किसी को प्यार करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो भी हमको उतना ही प्यार करें।
प्यार में कभी शर्त नहीं होती और मेरे प्यार में भी नहीं थी। मैंने घर छोड़ दिया और शिमला चली आई। छोटी छोटी नौकरियां की, पैसे जोड़े और अपने बेटे को जन्म दिया। ये सफ़र आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में एक मर्द के पास बच्चा हो और उसकी बीवी ना हो तो लोग सवाल नहीं उठाते। पर हाँ, अगर वही बच्चा औरत की गोद में हो तो उससे उसके पिता का नाम ज़रूर पूछा जाता है। स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह। हिंदुस्तान के मर्दवादी समाज के बदलने का इंतज़ार तो नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ झूठ और नया शहर तो ये मुश्किलें भी आसान हो ही गईं। दिन रात काम किया, नया काम सीखा। ज़रूरतों ने 18 साल की राशि को एक औरत बना दिया था। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया और इंजीनियर बनाया, और आज मैं उसे लेकर अपने घर आई हूँ, अपनी माँ और पिताजी से मिलवाने के लिए। आज 22 साल बाद माँ और पिताजी और भाई की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि शायद उन्हें आज अपनी राशि पर शर्म नहीं बल्कि फ़ख्र है कि उसने अपनी ज़िंदगी में खुद अपने फ़ैसले लिए, गलत हो या सही, पर उन फैसलों को लेने के बाद मुझ में जीने और लड़ने की हिम्मत थी। मुझे कोई गिला या शिकवा नहीं किसी से, क्योंकि मैंने यही सीखा ज़िंदगी से। जब फ़ैसले हमारे हों तो आगे क्या होना है उसको फेस करने की हिम्मत भी हमारे अंदर होनी ही चाहिए। हम अपने फ़ैसलों के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां बोलतीकहानी.com पर, और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का।